Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑस्टियोसार्कोमा के ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट के बारे में। अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया ऑस्टियोसार्कोमा के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस और डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस में हमने बात किया डिफरेंट स्टेजिंग्स के बारे में, जिसमें हाई ग्रेड, लो ग्रेड और इंटरमीडिएट ग्रेड्स के बारे में हमने बात किया। कॉजेस में हमने बात किया कि ऑस्टियोसार्कोमा बेसिकली जेनेटिक के कारण होता है या जेनेटिक कंपोजिशन या डीएनए में चेंजेस जो होते हैं उसके कारण ही होता है। और ग्रोथ फेज में, ग्रोथ डेवलपमेंटल फेज में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता। यंग चिल्ड्रन, टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, इनमें ऑस्टियोसार्कोमा ज्यादातर देखने को मिलता। रिस्क फैक्टर्स में हमने एज के बारे में बात की कि इनिशियल एजेस यानी कि कम उम्र में बच्चों में होने का जो खतरा होता है वो ज्यादा होता है। वहीं मिडिल एज में ये खतरा कम हो जाता है और फिर 60 इयर्स के बाद ये खतरा वापस से आ जाता है। हमने बात किया हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, गुड ईटिंग पैटर्न के बारे में, लेकिन हमने ये भी देखा कि हेल्दी लाइफस्टाइल ही हर बार एक प्रिवेंटिव फैक्टर नहीं होता है ऑस्टियोसार्कोमा का। जेनेटिक फैक्टर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें मल्टीपल चेंजेस, जब मल्टीपल म्यूटेशन होते हैं जीन्स में, डीएनए में, तो उसके कारण जो करेक्टिंग एबिलिटी होती है सेल की वो खत्म हो जाती है। जब भी कोई एरर होता है तो वो एरर को, वो उस मिस्टेक को सेल्स करेक्ट करने के लिए कैपेबल होते। लेकिन जब भी कोई ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है सेल की या रैपिड ग्रोथ होने लगी है सेल की, तो वो करेक्टिंग, मिस्टेक करेक्टिंग जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करते हैं और नई बोन्स के फॉर्मेशन होने लगते हैं। जो नई बोन्स फॉर्म होती हैं वो इरेगुलर शेप में होती हैं, प्रॉपर उनकी फिटिंग नहीं होती है, प्रॉपर शेप में नहीं होते हैं, नॉर्मल बोन जैसे वो बिल्कुल भी नहीं होते। डायग्नोसिस में हमने देखा कि इसको डायग्नोस करने से पहले मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, जिसमें पहले कोई रेडिएशन थेरेपी से पेशेंट एक्सपोज हुआ है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और साथ में ही ये ध्यान रखना है डॉक्टर्स को कि अगर कोई पेशेंट पहले ही रेडिएशन थेरेपी से एक्सपोज हुआ है तो उसमें जो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पीईटी है, बोन स्कैन है, ये सब टेस्ट कम से कम करवाना है, सो दैट पेशेंट और ज्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में ना आए और उसे रेडिएशन के साइड इफेक्ट से बचाया जा सके। अब इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। ट्रीटमेंट के बाद हम बात करेंगे फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट का। बेसिकली ऑस्टियोसार्कोमा में एम्पुटेशन होता है, तो जब हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ये देखेंगे कैसे लिम्ब को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और कैसे क्रचेस के यूज से पेशेंट इंडिपेंडेंट हो सकता है, वॉक कर सकता है। कौन कौन से क्रचेस के टाइप्स होते हैं, हम बेसिकली दो टाइप के क्रचेस के बारे में देखेंगे, क्रचेस के पार्ट्स के बारे में देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि कैसे कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम कहते हैं और जिनसे पेशेंट के जो बचा हुआ जो पार्ट है वो कैसे स्ट्रेंथन हो सकता है।
सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जिन्हें यूज करके ऑस्टियोसार्कोमा को मैनेज किया जा सकता है या उसे एक ट्रीटिंग फैक्टर के रूप में यूज किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो ड्रग है वो है मेथोट्रेक्सेट। इसको अगर हाई डोज में देते हैं, जो भी हम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं उन ड्रग्स में एक कुछ ना कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट जरूर होता है। इसलिए इनको बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन अंडर ऑब्जर्वेशन ही इन ड्रग्स को लेना चाहिए और बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के ये ड्रग्स नहीं लेना है। तो सबसे पहला जो ड्रग यूज किया जाता है वो मेथोट्रेक्सेट, जो अगर हाई डोज में दिया जाता है तो इसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ल्यूकोवोरिन के साथ यूज करें तो इस साइड इफेक्ट को कम किया जा सकता है, लिमिट किया जाता है। दूसरा जो ड्रग है वो है डॉक्सोरिबोसिन या एड्रियामाइसिन। सिमिलर ऐसे ही ड्रग हैं सिस्प्लैटिन या कार्बोप्लाटिन, आइफोसोमाइड, साइक्लोफॉस्माइड, इटोपोसाइड और जेमिसिटाबिन। सो जेमसिटाबिन, इटोपसाइड, साइक्लोफॉस्फाइड, आइफोसोमाइड, सिस्प्लैटिन, डॉक्सिरिबोसिन, मेथोट्रेक्सेट। तो इन ड्रग्स के जैसे हमने बात की पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं और इन साइड इफेक्ट से हमें कम से कम बचना है। सो इनको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर केयर के साथ ही लेना सही होगा। यूजुअली दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को एक साथ दिया जाता है। इनको बेसिकली कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। जैसे हाई डोज मीथोट्रेक्सेट, डॉक्सोरिबोसिन और सिस्प्लैटिन, इनको एमएपी रेजिमेन कहते हैं, या समटाइम्स आइफोसोफामाइड इनके साथ दिया जाता है। ये बेसिकली चिल्ड्रन, टीन्स और यंग एडल्ट्स में यूज किया जाता है सो दैट जो ग्रोथ है सेल्स की, जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, उसे ड्रग्स के यूज से थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सके और उसे कम से कम किया जा सके और ड्रग्स के यूज से उसको रोका जा सके। डॉक्सोरिबोसिन और सिस्प्लैटिन बेसिकली ओल्डर एडल्ट्स में यूज होते हैं। सो डॉक्सोरिबोसिन और सिस्प्लैटिन को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है ओल्डर एडल्ट्स में। आइफोसोफामाइड और इटोपोसाइड, इनको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है और आइफोसोफामाइड, सिस्प्लैटिन या कार्बोप्लाटिन और इपिरिबिसिन, इनको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। सो बेसिकली हम जब भी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो इन्हें कॉम्बिनेशन में यूज करना है। और कुछ कॉमन कॉम्बिनेशंस जिनके बारे में हमने बात की, जैसे डॉक्सोरिबोसिन और सिस्प्लैटिन, इनको हमेशा साथ में दिया जाता है सो दैट जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें इन्हें यूज किया जा सके और इनके जो पोटेंशियल जो साइड इफेक्ट है, जो ग्रोथ, उनको रोकी जा सके।
ड्रग्स मैनेजमेंट के बाद अब हम बात करते हैं सर्जरी की। तो सर्जरी के दौरान जो ट्यूमर है उसे रिमूव किया जाता है। जो हेल्दी टिश्यूज है उसको भी साथ में कई बार रिमूव करना पड़ता है, सो दैट जो अफेक्टेड बोन है उसके कुछ पार्ट्स को बचाया जा सके। मैक्सिमम केसेस में जो हमारे आर्म है या लेग है, जिनमें जैसे हम जानते हैं कि ऑस्टोसार्कोमा हमेशा लॉन्ग बोन में होता है, तो जो आर्म है जो लेग है, सो सर्जरी के दौरान बेसिकली वहां पे एम्पुटेशन होता है। और उसमें कई बार एम्पुटेशन हम विदाउट एम्पुटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम विदाउट एम्पुटेशन कर रहे हैं तो इस सर्जरी को हम लिम्ब साल्वेज सर्जरी कहते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये पॉसिबल तभी होता है जब कैंसर डिफरेंट साइट तक स्प्रेड नहीं हुआ है या बियॉन्ड ओरिजिनल साइट स्प्रेड नहीं हुआ है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स है, ये बोन हमें दूसरे पार्ट से लेकर रिप्लेस करनी पड़ रही, क्योंकि जो सर्जरी के दौरान एम्पुटेशन करना पड़ा है, सो उस केसेस में मैक्सिमम जो पार्ट होता है उसे एम्पुटेट करना ही पड़ता है, सो दैट कि जो पार्ट्स हैं, जो बचे हुए पार्ट हैं, उनमें ये स्प्रेड ना हो। बेसिकली जो एम्पुटेशन है वो हमेशा 2 इंच एबव होता है साइट से। सो बेसिकली अगर हमारे किसी पर्टिकुलर साइट में ऑस्टियोसार्कोमा डिटेक्ट हुआ है तो हम 2 इंच एबव वहां से एम्पुटेशन करते हैं। जब भी एम्पुटेशन होता है तो उसके बाद आर्टिफिशियल लिम्ब को यूज किया जा सकता है, जो कि कई बार कुछ पेशेंट्स के लिए काफी कॉस्टली भी होता है, क्योंकि वो उसे इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते। इस आर्टिफिशियल लिम्ब को बेसिकली हम प्रोस्थेसिस कहते हैं। और प्रोस्थेसिस के यूज से पेशेंट अपने जो बाकी की लाइफ है उसे वो जी सकता है और उसे कंफर्टेबली यूज कर सकता है। प्रोस्थेसिस के यूज के बारे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसे गाइड करते हैं और उसे डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं, डिफरेंट तरीके सिखाते हैं कि उसमें कैसे वो प्रोस्थेसिस की हेल्प से वॉक कर सकता है, प्रोस्थेसिस की हेल्प से कैसे वो आगे बढ़ सकता है, अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सकता है। कीमोथेरेपी, ये बेसिकली ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन्हें यूज किए जाते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। कीमोथेरेपी अगर बिफोर सर्जरी दी गई है तो उससे जो ट्यूमर है वो श्रिंक हो जाता है, और जो कैंसर सेल्स फ्लोटेड होते हैं ब्लड में उन्हें भी किल किया जा सकता है। आफ्टर सर्जरी कैंसर सेल्स को किल करना पॉसिबल है कीमोथेरेपी के। लेकिन अगर हम कीमोथेरेपी बिफोर सर्जरी कर रहे हैं या दे रहे हैं पेशेंट को, तो उस कंडीशन को या उस प्रोसेस को हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। और
टिपिकली ये अराउंड 10 हफ्ते का होता है। कीमोथेरेपी आफ्टर सर्जरी जब हम देते हैं तो उसमें रिमेनिंग जो कैंसर सेल्स हैं वो किल करने के लिए दिया जाता है, जिसे हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। ये टिपिकली ऑस्टियोसार्कोमा के लिए एडिशनल 18 वीक्स लेते हैं। सो बिफोर अगर हम सर्जरी दे रहे हैं तो उसे हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। अगर हम आफ्टर सर्जरी दे रहे हैं तो उसे एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहा जाता है। बिफोर सर्जरी में ऑलमोस्ट 10 वीक्स लगते हैं और आफ्टर सर्जरी में उसे अराउंड 18 वीक्स लगते हैं। रेडिएशन थेरेपी। सो कुछ पेशेंट्स में जिन्हें रेडी ऑस्टियोसार्कोमा है उनमें रेडिएशन थेरेपी यूज की जाती है ट्रीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और उस ट्विस्ट ये है कि अगर किसी पेशेंट को इनिशियल एजेस में यानी कि बच्चों में अगर उसे पहले ही कोई किसी तरह का कैंसर रहा है जिसमें रेडिएशन थेरेपी दी गई, तो अगर और डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी रेडिएशन थेरेपी दी गई और उसे बार बार रेडिएशन से एक्सपोज किया जा रहा है तो उसका जो सार्कोमा है वो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे जब हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो उसके हमें कई पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। रेडिएशन थेरेपी बेसिकली इसलिए यूज की जाती है सो दैट कि ऐसे एरियाज जहां सर्जरी पॉसिबल नहीं है या ऐसे एरियाज जिनको पर्टिकुलरली हम सर्जरी से ट्रीट नहीं कर सकते, उन एरियाज में रेडिएशन थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली दो टाइप की रेडिएशन थेरेपी होती है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी और इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। सो एक्सटर्नल काइंड जो होती है उसमें मशीन यूज किया जाता है जो पॉइंट करता है रेडिएशन का, और डिफरेंट जो एरिया है बॉडी का उसमें वो पॉइंट करके रेडिएशन देते हैं सो दैट जो वहाँ कैंसर सेल्स को किल किया जा सके। और हो सकता है कि ऐसे पेशेंट्स में रेडिएशन थेरेपी को यूज, अगर हम मेडिकेशंस देते हैं तो उस मेडिकेशंस में उन्हें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है।
इंटरनल रेडिएशन थेरेपी बेसिकली दिया जाता है जिसमें हम कोई भी एक निडल या कैथेटर इंसर्ट करते, जैसे ऑस्टियोसार्कोमा। और ऑस्टियोसार्कोमा जो पेशेंट जिनमें हम ट्रीट कर रहे हैं बोन सीकिंग, अगर हम उनमें रेडियो फार्मास्यूटिकल सेमेरिन या रेडियम को यूज करते हैं बेसिकली मैनेज करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए। सो इससे जो बोन फॉर्मिंग ऑस्टियोसार्कोमा सेल्स है वो स्पेसिफिकली उनको डैमेज किया जाता है और रेडिएशन को स्पेसिफिक कैंसर साइट तक पहुंचाया जाता है, और पहुंचा करके हम उस स्पेसिफिक एरियाज को किल कर सकते हैं, उस एरिया के जो सेल्स है उसे हम किल कर सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी बेसिकली यूज ऑफ ड्रग्स होता है जो हम यूज करते हैं, जिससे सर्टेन प्रोटीन्स को ब्लॉक किया जाता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं कैंसर सेल्स। तो बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन प्रोटीन से कैंसर सेल्स यूज करते हैं और वहां से ग्रो होते हैं, उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, वो रैपिडली ग्रो होने लगते हैं। इसलिए जब ऐसे प्रोटीन्स को ब्लॉक कर दिया जाए टारगेटेड थेरेपी के हेल्प से, कुछ यूज ऑफ ड्रग्स के हेल्प से, तो वो उनकी जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जो उनकी रैपिड ग्रोथ होती है, वो रुक जाती है, उसे कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। ये जो ड्रग्स हैं ये टिपिकली किसी नॉर्मल सेल्स को हार्म नहीं करते, जितना कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन में हार्म होता है उतना इनका हार्मफुलनेस नहीं होती, इनमें हार्म नहीं करते, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटीन ब्लॉकर ड्रग्स होते हैं। काइनेज इनहिबिटर थेरेपी या मेमेलियन टारगेट जो होता है वो रैपामाइसिन इनहिबिटर्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, ये सब कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जिन्हें हम एज अ टारगेट थेरेपी यूज कर सकते हैं, और उनके यूज से हम स्पेसिफिक सेल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, और स्पेसिफिक उनके जो प्रोटीन है, जो कैंसर सेल्स में प्रोटीन रहती है, उनको ब्लॉक किया जा सकता है। क्रायोसर्जरी क्रायोसर्जरी बेसिकली
इसमें लिक्विड नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके जो कैंसर सेल्स हैं उन्हें फ्रीज कर किया जाता है और उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। सो ये यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन बेसिकली सर्जिकल रिमूवल होता है लिम्ब का, जो कि जितना पॉसिबल हो सके सर्जन उतना प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। बट अगर कहीं किसी में प्रॉब्लम नहीं हो रही है या विदाउट एम्प्यूटेशन पॉसिबल नहीं, तो एम्प्यूटेशन को प्रेफर किया जाता है। एम्प्यूटेशन बेसिकली मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर लिम्ब को रिमूव कर देना, या उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे जो साइट है, कैंसर सेल्स के जो साइट है, वो दूसरी जगह स्प्रेड ना हो, उनके रूट को कट ऑफ कर देना। तो वहां से एटलीस्ट 2 इंचेस 3 इंचेस एबव उस पर्टिकुलर लिम्ब को रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि लॉन्ग बोन में होता है ज्यादातर ऑस्टियोसार्कोमा। तो ऑस्टियोसार्कोमा जैसे अगर हमारे नी के नीचे है तो हम एबव नी या बिलो नी एम्पुटेशन में जा सकते हैं। बट जितना पॉसिबल हो सकता है वो उतना पॉसिबिलिटी पेशेंट को प्रिजर्व करवाया जाता है। डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि उतनी हम प्रिजर्व करें और साथ ही पेशेंट को एक लॉन्ग और इंडिपेंडेंट लाइफ दे सके। रोटेशन प्लास्टिक, सो बेसिकली ये ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो अगर ट्यूमर हमारे डिस्टल फीमर में, तो उस एरिया, जो हमारा डिस्टल फीमर जो हमारा एरिया है जस्ट एबव द नी, उसमें अगर ये होता है या हमारा ट्यूमर प्रेजेंट होता है, तो लेग जो है वो पार्शियली एम्पुटेट कर दिया जाता है। ट्यूमर को रिमूव किया जाता है और जो लोअर लेग है उसे 180 डिग्री रोटेट किया जाता है और फिर रीअटैच किया जा सकता है एंकल से यूजिंग अ न्यू नी, यानी कि एक नए नी को यूज किया जा सकता है, नी को रिप्लेस किया जा सकता है। ये बेसिकली कन्वर्ट करता है एबव नी को बिलो नी से वो एम्पुटेशन। तो जैसे हम जानते हैं कि एबव नी एम्पुटेशन हो सकता है, बिलो नी एम्पुटेशन हो सकता है। सो इसके लिए यूज किया जाता है हमारा रोटेशन प्लास्टिक। ये मोर फंक्शनल भी होता है और प्रोस्थेसिस को फिट होने में भी आसानी मिलती है, क्योंकि प्रोस्थेसिस फिट करने में भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कई
सुटेबल स्पेसेस होते हैं। सो जब हम कन्वर्ट करते हैं एबव नी एम्पुटेशन को बिलो नी एम्पुटेशन में, तो वो मोर फंक्शनल होता है और प्रोस्थेसिस फिट करने में ज्यादा आसानी होती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जनरली डिस्कस करते हैं कॉस्मेटिक साइड इफेक्ट्स ऑफ रेशनो रोटेशन प्लास्टी की, क्योंकि अगर वो ये तभी यूज करना है जब कोई और ऑप्शन ना हो। इसके कुछ कॉस्मेटिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जब कोई पर्सन प्रोस्थेसिस यूज करता है, आर्टिफिशियल लिम्ब यूज करता है, तो उसे एक सोसाइटी में एक कॉस्मेटिक फियर होता है, वो उसे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होती है। सो इन सब साइड इफेक्ट्स के बारे में पेशेंट से डिस्कस करना होता है। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो डिस्कस करता है और फिर इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को वो अडेप्ट करते हैं। अभी तक हमने बात किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, कि हम कैसे सर्जरीज को यूज कर सकते हैं, किन किन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, किन किन इंटरवेंशंस को यूज कर सकते हैं। हमने बात किया लिम्ब साल्वेज सर्जरी के बारे में, हमने बात किया कीमोथेरेपी के बारे में, हमने बात किया रेडिएशन थेरेपी के बारे में, और हमने बात किया एम्प्यूटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। सो जब भी पेशेंट को ऑस्टियोसार्कोमा होता है, तो अगर उसमें एम्पुटेशन हुआ है, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग, प्रॉपर गेट पैटर्न, उसे वापस से मोबिलिटी में लेके आना, उसे इंडिपेंडेंट बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये रोल बेसिकली एक फिजिकल थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत अच्छे से ये रोल प्ले करते हैं। फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन जनरली जिसमें अर्ली पोस्ट सर्जिकल मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी रिलेटेड ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है, स्ट्रेंथ और जो एंड्योरेंस है उसको रिस्टोरेशन के लिए काम करते हैं, पेन कंट्रोल होता है, एजुकेशन और जो ट्रेनिंग होती है फैमिली मेंबर की, वो भी हेल्प करती है। फैमिली मेंबर्स को भी ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार पेशेंट डिमोटिवेटेड फील करता है, कई बार पेशेंट्स को कुछ ऐसी हेल्प की जरूरत पड़ जाती है जो हर बार फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल होकर नहीं कर सकता। उस कंडीशंस के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए फैमिली मेंबर्स को भी ट्रेंड किया जाता है, जिससे वो पेशेंट की हेल्प कर सके और उसकी जो मोबिलिटी है उसे बढ़ाने में उसकी मदद कर सके। पेशेंट को इंडिपेंडेंट करने में, पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपने डेली के काम कर सके, उसको वो अगर अचीव कर पाते हैं, उसे अचीव करने में पेशेंट की हेल्प करना, इसके लिए फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग
बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल थेरेपिस्ट बेसिकली पेशेंट को हेल्प करते हैं कि उसका जो बैलेंस है और जो कोऑर्डिनेशन है, जो इम्पेयरमेंट हुआ है, उस इम्पेयरमेंट को करेक्ट करने में कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस उनके होते हैं जो हम जिसके अकॉर्डिंग हम अपने घर को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे पेशेंट की जो मोबिलिटी है, जो इंडिपेंडेंसी है, उसे एनहांस कर सके। एजुकेट करते हैं पेशेंट को, फैमिली मेंबर्स को ट्रेन करते हैं कि वो कैसे पेशेंट को असिस्ट करे, जो पेशेंट को इनेबल करे, पेशेंट को हेल्प करे कि अपने वो फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में एम्पुटेशन होता है, तो फिजिकल थेरेपिस्ट उन्हें ट्रेन करते हैं कि पेशेंट कैसे स्टंप मैनेजमेंट कर सकता है। बेसिकली जो हमारा बचा हुआ जो पार्ट है उसे हम स्टंप कहते हैं। सो स्टंप मैनेजमेंट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो पेशेंट को फिजिकल थेरेपिस्ट ट्रेन करते हैं कि वो कैसे अपने स्टंप को मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही वो ये भी उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं कि प्रोस्थेसिस को कैसे यूज किया जा सकता है, जिससे पेशेंट्स जो जिनमें एम्पुटेशन हुआ है वो प्रोस्थेसिस के साथ इंडिपेंडेंसी अपनी मेंटेन कर सके। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन या ईएमएस एक टाइप होता है इलेक्ट्रोथेरेपी का। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडालिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन में इलेक्ट्रोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन इलेक्ट्रोथेरेपी का एक टाइप है जिससे हम मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं और वहां कॉन्ट्रैक्शन लेके आते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू। सो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारी वीक मसल्स जिनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, उन मसल्स को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उनमें स्वेलिंग है, पेन है, इनको रिलीफ दे सकते हैं, जो वुंड है उन्हें हील करने में हेल्प कर सकते हैं। सो बेसिकली इससे हमारी जो स्ट्रेंथनिंग होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इनसे हमारी स्ट्रेंथनिंग होती है वीकर मसल्स की।
न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बेसिकली हाई इंटेंसिटीज को यूज करते हैं, जो जहाँ पे जो पेरिफेरल नर्व्स है उनमें एक्साइटेशन होता है, और उस एक्साइटेशन के कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। ये जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं ये एक डिवाइस से जनरेट होते हैं, और थ्रू इलेक्ट्रोड्स, जो कि पैड्स होते हैं जो स्किन में इन्हें स्टिक करना पड़ता है, पैड्स को विथ द हेल्प ऑफ अ गम या विथ एक टेप के साथ, माइक्रोपोर के साथ उसे हम स्किन से अटैच करते हैं, और फिर इससे जो इम्पल्सेस हैं वो ट्रेवल करते हैं हमारे मसल्स में, जहां उनका स्टिमुलेशन होता है, और उस स्टिमुलेशन का रीजन होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इस इम्पल्सेस के कारण वहां पे कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है। जब भी कोई इम्पल्स ईएमएस से निकलता है तो वो मिमिक करता है एक्शन पोटेंशियल को। एक्शन पोटेंशियल बेसिकली एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो रिक्वायर्ड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सो अगर एक्शन पोटेंशियल एब्सेंस है या पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो यहाँ जनरेट होते हैं वो मिमिक करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, और फिर उस पोटेंशियल से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे मसल की जो वीकर मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, वहां जो स्वेलिंग है वो कम होती है, जो पेन है वो कम होता है, पेशेंट को पेन रिलीफ मिलता है, और वहां पे जो वुंड्स है वो भी हील होते हैं।
बेनिफिट्स ऑफ ईएमएस। सो जैसा हमने देखा कि ईएमएस में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होते हैं वो मिमिक करते हैं हमारे एक्शन पोटेंशियल। सो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स, जब हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से हम जनरेट करते हैं, उसे मिमिक करता है, तो वहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही वहाँ पे और बेनिफिट्स होते हैं ईएमएस के, जैसे कि पेन डिक्रीज करना, या जॉइंट में जो पेन है उसे, और जो स्वेलिंग है उसे इम्प्रूव करना। जो पेन और स्वेलिंग से पेशेंट सफर कर रहा था उसे हम ईएमएस से कम कर सकते। मसल एट्रोफी, यानी कि जो हमारा मसल एट्रोफी, बेसिकली हमारा जो मसल मास है अगर जब कम हो जाता है, मसल टिश्यूज कम हो जाते हैं, मसल को यूज नहीं किया गया है, तो उसके मसल प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज नहीं हुई है सर्जरी के कारण, तो वहां पे मसल एट्रोफी हो जाती है, मसल मास जो है वो कम हो जाता है। इस प्रोसेस को ईएमएस के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। पेशेंट की जो मसल्स है उन्हें वापस से हम एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि वहां स्टिमुलेशन होता है। मसल की जो रिहैबिलिटेशन है उस प्रोसेस को इनहेंस करने में ईएमएस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इंक्रीज करते हैं रेंज ऑफ मोशन, जो हमारी टेंस मसल्स है, जो टेंडन्स है जिनमें स्टिफनेस हो गई, सो उन स्टिफनेस को हम ईएमएस के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं, ये सॉरी उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा जो रेंज ऑफ मोशन होता है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। ईएमएस के थ्रू हम जो स्ट्रेस है, जो डिस्कम्फर्ट है जॉइंट का, उसे भी हम कम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो हमारे मसल्स में ब्लड फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जब ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली मसल्स में ज्यादा एक्टिविटी होती है, मसल्स ज्यादा जल्दी हील होती है, उनमें जो फंक्शंस होते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। फिजियोथेरेपी के डिफरेंट टेक्निक्स, ईएमएस और फिजियोथेरेपिस्ट के रोल के बाद अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जिन्हें एम्प्यूटेशन के बाद करवाई जा सकती है पेशेंट को। अगर हम इस
वीडियो में हम स्पेसिफिकली बिलो नी एम्पुटेशन के बारे में बात करेंगे। बट यही एक्सरसाइजेस हम डिफरेंट, हम जो एक नॉर्मल पेशेंट है जो जिसमें एम्पुटेशन नहीं हुआ है वो भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स, या हम जिसे कहते हैं स्टैटिक क्वाड्स। स्टैटिक क्वाड्स करने के लिए पेशेंट को अपने जो लेग्स है वो स्ट्रेट आउट अपने आगे रखना है, और जो बैक है उसे नीज के पास रखना है, जो हमारे बेड है उसे मसल्स में टाइट करना है। जैसे हमारे लेग्स को हमें जब हम आगे रखेंगे तो हमारी जो नीज है हमें उसे नीचे की तरफ पुश करना है। उस पोजीशन में जब हम पुश करेंगे तो हमें अपनी जो थाई मसल्स है वो टाइट फील होंगी। जब थाई मसल्स टाइट फील हो रही है तो उस पर्टिकुलर पोजीशन में हमें एटलीस्ट 5 सेकेंड्स का होल्ड रखना है। फिर इसी एक्सरसाइज को हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है। इससे बेसिकली हमारी जो स्ट्रेंथनिंग होती है वो हमारे क्वाड्रिसेप्स की होती है, क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंट थाई मसल्स होती है। दो मसल्स है हमारी, क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग। सो हम इस स्टैटिक क्वाड्रिसेप से हम थाई मसल्स के क्वाड्रिसेप पार्ट को हम ट्रेन करते हैं। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। पेशेंट को स्ट्रेट बैठना है और बैठ करके अपने एक पैर को स्ट्रेट रखना है और दूसरे लेग से पेशेंट को अपने सामने रख के अपनी थाइस को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी, जिसके लिए पेशेंट अपना जो नी है उसे वो नीचे की तरफ पुश करता है। नीचे की तरफ जब पेशेंट पुश करता है तो उसे थाई एरिया में कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, उसे टाइटनेस फील होती है। इस टाइटनेस एज को या इस कॉन्ट्रैक्शन को पेशेंट को एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स का होल्ड रखना है और फिर पेशेंट को रिलैक्स होना है। इसी एक्सरसाइज को पेशेंट को एटलीस्ट 10 टाइम्स करनी, और इसी को वो अपने जो नॉर्मल लेग है उससे भी परफॉर्म कर सकते हैं, सो दैट जो एक मसल बैलेंस है वो मेंटेन रहे।
सेकेंड एक्सरसाइज जो एम्पुटेशन के बाद पेशेंट्स को करवानी जरूरी होती है वो है स्ट्रेट लेग रेस। इसके लिए पेशेंट को अपना एम्पुटेड लेग आगे रखना है, अपनी थाइज को टाइट करना है और अपने बेड से लिफ्ट करना है लेग को। जब पेशेंट लिफ्ट कर रहा है तो उसे एटलीस्ट 10 टू 20 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है, यानी कि बेड के ऊपर एटलीस्ट 10 टू 20 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है। फिर धीरे धीरे स्लो मैनर में नीचे लाना है और 10 रेपिटेशंस करने हैं एटलीस्ट। इसी स्टेप्स को या इसी एक्सरसाइज को एटलीस्ट वो अपने दूसरे पैर से भी कर सकते हैं, सो दैट कि एक मसल इम्बैलेंसेस ना बने और मसल बैलेंस मेंटेन रहे। सो बेसिकली स्ट्रेट लेग रेज जब हम करते हैं तो उसके लिए पेशेंट को अपने लेग्स फ्रंट में रखना है, थाई को टाइटन करना है और जो लिफ्ट अपने पैर है उसे लिफ्ट करना है, होल्ड करना है 10 टू 20 सेकेंड्स और फिर लोअर डाउन कर लेना है। कुछ इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे पहला इमेज में दिखाया गया कि पेशेंट को कुछ इस तरह से बैठना है, एक पिलो के सपोर्ट से पेशेंट को बैठना है और फिर पेशेंट को अपने थाइज को टाइट करनी, जो एम्पिटी वाला जो लेग है उसे टाइट करनी है और टाइट करके फिर उसे लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, यानी कि बेड से ऊपर। फिर पेशेंट को वहां यानी कि हवा में जब पैर है तो वहां एटलीस्ट 10 टू 20 सेकेंड्स होल्ड रखना है और होल्ड रखने के बाद स्लोली नीचे लाना है, रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 10 टू 20 टाइम्स को रिपीट करनी और दूसरे पैर से भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म की जा सकती है। इनर रेंज क्वाड्स, इसके लिए पेशेंट को अपने दोनों पैर सामने रखने हैं और कंफर्टेबली बैठ जाना और स्ट्रेट लेग्स को स्ट्रेट रखना है। एक रोल्ड टॉवल प्लेस करना है अंडर द नी, यानी कि या तो हम कोई ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं जिसे हम रोलिंग करके यूज कर ले, या हम कोई पिलो यूज कर सकते हैं या कोई टॉवल यूज कर सकते हैं
और उसे अपने नी के अंडर में प्लेस करना है। तो नी के अंडर में प्लेस करेंगे तो वो एरिया बेंड हो जाता है। फिर उसे हम स्ट्रेटन करना है, हमें उस पर्टिकुलर एरिया को स्ट्रेट करना है और नी को हमें स्ट्रेट करना है। जब नी को हम स्ट्रेट करेंगे तो एटलीस्ट हमें 5 सेकेंड्स का होल्ड रखना है और फिर हमें रिपीट करना है एटलीस्ट 10 टाइम्स। और इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे पैर से भी रिपीट कर सकते हैं या दूसरे लेग से भी हम रिपीट कर सकते हैं। इससे बेसिकली हम अपनी जो इनर क्वाड्स है उनको हम टारगेट करते हैं। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। ये इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबली बैठना है और बैठने के बाद एक रोल टॉवेल, पिलो या ब्लैंकेट पेशेंट को अपने नी के नीचे प्लेस कर देना। प्लेस करने के बाद पेशेंट को अपने नीज को स्ट्रेट करना। स्ट्रेट जब हम करेंगे तो उस वक्त पेशेंट को जो थाई है वहां पे पेशेंट को टाइट फील होगा। उस पर्टिकुलर सेक्शन में पेशेंट को कम से कम होल्ड रखना है 5 to 10 सेकेंड्स। 5 से 10 सेकेंड का होल्ड रखने के बाद पेशेंट को रिलैक्स करना है और फिर इसी एक्सरसाइज को पेशेंट को दूसरे लेग से भी रिपीट करनी। दोनों लेग से एटलीस्ट 10-10 रेपिटेशंस करना जरूरी है और पॉसिबल है तो इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे भी की जा सकती है। ये बेसिकली हमारी जो इनर रेंज की जो क्वाड्स है उनको ट्रेन करने के लिए करना जरूरी है। हिप एडक्शन विथ रेजिस्टेंस। इसके लिए पेशेंट को कंफर्टेबली बैठना है और दोनों लेग्स को अपने फ्रंट में रखना है। फिर एक पिलो या रोल्ड टॉवेल दोनों नीज के बीच में प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद पेशेंट को अपने दोनों लेग्स से उस पिलो या टॉवेल को स्क्वीज करना है।
और होल्ड करना है फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स। इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट करना। और इस एक्सरसाइज को पेशेंट कभी भी परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, जैसे अगर वो व्हील चेयर में है या एज ऑफ अ बेड है, तो ये इस एक्सरसाइज को वो इजीली परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक पिलो या टॉवल प्लेस करना होता है अपने नीज के बीच में, और उसे स्क्वीज करना है, टॉवल को प्रेस करना है अपने दोनों नी की हेल्प से। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। पेशेंट कंफर्टेबली बैठ सकता है, अपने दोनों पैरों को सामने रखते हुए वो एक टॉवल प्लेस करता है अपने नीज के बीच में। फिर नी के बीच में टॉवल या पिलो प्लेस करने के बाद वो उसे स्क्वीज करते हैं, प्रेस करते हैं। इस एक्सरसाइज जब वो स्क्वीज कर रहे हैं, जब प्रेस कर रहे हैं, तो उसे एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स का होल्ड रखना है और फिर रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को पेशेंट एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट कर सकता है और व्हील चेयर में या एज ऑफ द काउच में भी बैठ के परफॉर्म कर सकता है। हमने पहले देखा था इनर रेंज क्वाड्स को ट्रेन करने की एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं आउटर रेंज क्वाड्रिसेप्स को कैसे ट्रेन किया जा सकता है। इसके लिए पेशेंट को एक चेयर या एज ऑफ द बेड में बैठना है, अपने दोनों हैंड्स को अपने लैप में प्लेस करना है, फिर एक नी को स्ट्रेट करना है, और स्ट्रेट करने के बाद एटलीस्ट 5 सेकेंड्स का होल्ड रखना है। फिर नी को बेंड करना है, जिसको हमने स्ट्रेट किया था उसी को हमें बेंड करना है, और फिर हमें इस एक्सरसाइज को स्ट्रेट और बेंड करना, इसे हमें रिपीट करना है एटलीस्ट 10 टाइम्स। और इसी एक्सरसाइज को हम अपने दूसरे फुट से भी या हम अपने दूसरे पैर से भी रिपीट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को एक चेयर में बैठना है या एक एज ऑफ द काउच में बैठना है।
और फिर पेशेंट को अपनी एक नी को स्ट्रेट करना है। वहां पे एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स का होल्ड रखना है और फिर उस नी को बेंड करना है और इसी को अपोजिट लेग से रिपीट करना है, यानी कि पहले स्ट्रेट और फिर बेंड। इसके बाद पेशेंट को एटलीस्ट 10 रिपीटेशंस दोनों पैरों से करनी। स्टैटिक ग्लूटिल कॉन्ट्रैक्शन, इसके लिए पेशेंट को अपने कमर के बल लेटना है, दोनों नीज को, दोनों पैरों को स्ट्रेट रखना है और पास में रखना है। फिर पेशेंट को अपने बटक्स को स्क्वीज करना है एज टाइट एज पॉसिबल। जितना टाइट हो सके पेशेंट को उसे स्क्वीज करना है। स्क्वीज करते वक्त पेशेंट को एटलीस्ट 5 सेकेंड्स का होल्ड करना है और रिपीट करना है 10 टाइम्स। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। इसके लिए पेशेंट को कमर के बल लेटना है और अपने बटक्स को स्क्वीज करना है एज हार्ड एज पॉसिबल या एज टाइट एज पॉसिबल। स्क्वीज करते वक्त पेशेंट को इस से होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स और फिर इसी को रिपीट करना है एटलीस्ट 10 टाइम्स।
हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। इसके लिए पेशेंट को अपने बैक में लेटना है और प्रेफरेबली विदाउट पिलो लेटना है। फिर नीज को बेंड करना है और टुवर्ड्स द चेस्ट लेके आना है और फिर उसे होल्ड करते हुए हमें चेस्ट की तरफ लेके आना है। फिर उसे जितना हम अपोजिट डाउन यानी लेग डाउन फ्लैट कर सके उतना करना। एटलीस्ट 30 to 60 सेकेंड्स का होल्ड रखना है और फिर रिलैक्स करना है। और हमें इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट करना है और इसी एक्सरसाइज को हम अपोजिट लेग से भी रिपीट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। इसके लिए पेशेंट को अपने जो लेग्स हैं उसे अपने चेस्ट की तरफ, अपने नी को चेस्ट की तरफ लेके आना है, होल्ड रखना है और फिर उसे नीचे की तरफ पुश करना है या नॉर्मल स्ट्रेट करना है। फिर इसी को अपोजिट लेग से भी रिपीट करना है। ब्रिजिंग, इसके लिए पेशेंट को अपने बैक में लेटना है, आर्म साइड में रखना है, एक कपल ऑफ पिलो पेशेंट अपने थाइस के अंडर प्लेस कर सकता है। फिर अपने स्टमक को अंदर की तरफ टक इन करना है, बटक्स टाइट करने हैं और फिर बॉटम को बेड से ऊपर लिफ्ट करना है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जब हम लिफ्ट कर रहे हैं तो हमें 5 सेकेंड्स का होल्ड रखना है और फिर हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है। इसमें बेसिकली हमारी कोर मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, हमारी एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। पेशेंट को फ्लैट लेटना है, अपने नीज के अंदर में टॉवेल या पिलो प्लेस करना है और फिर अपने जो बटक्स रीजन है उसे ऊपर की तरफ रेज करना है और रेज करते हुए पेशेंट को एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स का होल्ड रखना है और फिर रिलैक्स करना है। हिप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन साइड लाइन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट को अपने साइड में लेटना है, जो बॉटम लेग है उसे बेंड करना है और अपना जो ऊपर का जो लेग है उसे स्लाइटली लिफ्ट करना है। फिर अपने नीज को बेंड करते हुए टुवर्ड्स द चेस्ट लेके आना और फिर नी को स्ट्रेट करना है और लेग को बैकवर्ड पुश करना। इसी एक्सरसाइज को एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट करना है। हमें ये कोशिश करनी है कि जो हिप है वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ रोल ना हो, वो स्टेबल रहे। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। पेशेंट को साइड लाइन में पोजीशन में लेटना है और अपने नीज, अपने जो बॉटम लेग है उसे बेंड करके रखना है। अपना जो टॉप लेग है उसे हमें साइडवेज लिफ्ट करना है और फिर बैकवर्ड पुश करना है। हिप को हमें ये एक्सरसाइज करते हुए स्टेबल रखना है। हिप की रोलिंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं होनी चाहिए।
हिप एबडक्शन इन साइड लेग। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने साइड्स में लेटना है, अपने बॉटम लेग को बेंड करना है, जो हिप है उसे और जो टॉप लेग है उसे एक लाइन में रखना। स्लोली हमें जो अपना जो ऊपर वाला जो पैर है उसे लिफ्ट करना है, कीपिंग हमारे नीज को स्ट्रेट में, यानी हमारे जो नी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर हमें स्लोली लोअर डाउन करना है और रिपीट करना है एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स। फिर पेशेंट को ये यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि उसकी जो हिप है वो आगे या पीछे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड रोल ना करे। इसी एक्सरसाइज को हम अपने अपोजिट लेग से भी रिपीट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। पेशेंट को साइड लाइन में लेटना है, बॉटम लेग बेंड करना है और जो टॉप लेग है उसे हमें लिफ्ट करना है, और फिर इसी को हमें अपोजिट लेग से भी रिपीट करना है। नी फ्लेक्शन इन प्रोन लाइन। बेसिकली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने स्टमक में लेटना है, अपने आर्म्स को साइड में रखना है कंफर्टेबल पोजीशन में, थाई को बेड में रखते हुए हमें नीज को बेंड करना है एज फार एज पॉसिबल। जितना हम बेंड कर सके बेसिकली हमें नी को बेंड करना है, और इसको हमें 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर हमें अपने नी को स्ट्रेट करना है। इस एक्सरसाइज को हमें 10 टाइम्स को रिपीट करनी है, और अपने अपोजिट लिम्ब से भी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और रेपिटेशंस 10 टाइम्स होनी चाहिए। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। बेसिकली हम इसे प्रोन लेग कर्ल भी कह सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को अपने कमर के बल, अपने पेट के बल लेटना है, अपने नीज को बेंड करना है एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उतना हमें बेंड करना है, और बेंड करके हमें 5 to 10 सेकेंड्स का होल्ड रखना है और फिर हमें स्ट्रेट करना। इसी एक्सरसाइज को पेशेंट को अपोजिट लेग से भी परफॉर्म करने हैं, और कोशिश करना है कि एटलीस्ट 10 10 रेपिटेशंस दोनों पैरों से हो जाए। अभी तक हमने बात किया कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं क्रचेस के बारे में, कि कैसे क्रचेस को यूज किया जा सकता है। हम लोअर लिम्ब के एम्पुटेशन में कैसे क्रचेस को यूज कर सकते हैं। जब पेशेंट मोबाइल हो गया आफ्टर एम्पुटेशन, तो सर्जरी के बाद उसमें वॉकिंग एड की जरूरत पड़ती है। तो क्रचेस भी एक तरह के वॉकिंग एड्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं पेशेंट को फॉल ना हो जाए।
जो कि सीरियस डैमेज क्रिएट कर सकता है अगर पेशेंट फॉल हो जाता है। सो एट फर्स्ट हमेशा व्हील चेयर रिकमेंड किया जाता है, सो दैट कि जब पेशेंट का जब बैलेंस इंप्रूव हो सके तब वो क्रचेस में आ सके। एक फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली टीच करते हैं कि कैसे क्रचेस को यूज करना है, और जो फिजियोथेरेपिस्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें बहुत क्लोजली फॉलो करना है। ये बेसिकली हमारे एक अंडर आर्म क्रच, और इसमें हम पार्ट्स देखें तो क्रच पैड है, हैंड ग्रिप है। हैंड ग्रिप में एक एडजस्टमेंट एरिया है जो हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है, लेंथ एडजस्टमेंट एरिया है, और एक फेर्यूल है। सो फेर्यूल बेसिकली एक बेस ऑफ सपोर्ट होता है, एक रबर का सपोर्ट होता है। सो वो स्लिप, क्रच हमारा स्लिप ना हो उसके अगेंस्ट वो एक फ्रिक्शन देता है। लेंथ एडजस्टमेंट एरिया अकॉर्डिंग टू हाइट, पेशेंट के हाइट के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करने में हेल्प करता है। बेसिकली दो टाइप ऑफ क्रचेस होते हैं, फोर आर्म और अंडर आर्म। सो फिजियोथेरेपिस्ट आपके जो हैं वो बेस्ट डिसाइड कर पाते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। जब भी हम स्टैंड कर रहे हैं तो क्रचेस हमारा एटलीस्ट 12 इंचेस होना चाहिए फ्रंट ऑफ योर बॉडी। हमें हैंड ग्रिप्स को प्रेस डाउन करना है, और वेट हमेशा हमारे हैंड्स में होना चाहिए, नो मैटर कि हम कौन सा क्रच यूज कर रहे हैं। अगर हम अंडर आर्म क्रचेस यूज कर रहे हैं तो पोजीशन जो होती है पैड्स की वो अगेंस्ट साइड हमारे होनी चाहिए चेस्ट के। हमें पैड को अपने अंडर आर्म से बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। हमें अपने इंटैक्ट लिम्ब को लिफ्ट करना है और जेंटली स्विंग करना है अपने फुट को फॉरवर्ड। फिर हमें फुट को लैंड करना है और बिटवीन दी क्रचेस, और अपने नीज को हमें बेंड रखना है स्लाइटली। फिर हमें अपने जो बॉडी का वेट है उसे ट्रांसफर करना है अपोजिट फुट पे, और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है। इस इमेज में जो हम क्रच देख पा रहे हैं ये बेसिकली फोर आर्म क्रच है, जिसमें भी हमारा एक सपोर्ट है, हमारा हैंड ग्रिपर है, और हमारे फेर्यूल है। ये बेसिकली हमारा एक अंडर आर्म क्रच है जिसमें हैंड ग्रिप है, अंडर आर्म पैड है और फेरूल है। इसको एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मूविंग थ्रू डोरवेज, अगर हम दरवाजे से हमें बाहर निकलना है तो हमें सबसे पहले पुश करना है डोर को, और उसके साइड में खड़े होना है। डोर ओपन होगा जब, तो फिर हमें अपना जो टिप है, जो काउच क्रच है, उसे नियरेस्ट डोरवे के स्टेप में रखना है, और फिर क्रच को हमें होल्ड करना है सो दैट डोर को हम ओपन कर सके और वहां से पास हो सके। जब डोर ओपन है तो स्टैंड हमें साइड में करना है। बॉडी का हमारा जो बैलेंस है वो दो, और पुल को हमें डोर को पुल करते हुए हमें वन स्टेप हमें लेना है आगे की तरफ, हमें एक स्टेप आगे लेना है। हमें किसी भी तरह के रिवॉल्विंग डोर से अभी दूर रहना है क्रचेस। इसकी यूज जब हम क्रचेस को इनिशियली यूज कर रहे हैं तो हमें डोर की रिवॉल्विंग डोर से बचना है। सिट डाउन यानी कि बैठने के लिए हमें जो पोजीशन है वो हमारी फ्रंट के चेयर में होनी चाहिए। जो हमारा रेसिडुअल लिम्ब है वो फॉरवर्ड होना चाहिए, और हमारे जो दोनों हाथ में है हमारे क्रचेस होने चाहिए। फिर हमें जो साइड है आर्म्स के जो चेयर है उसे ग्रास्प करना है, अपने आप को लोअर करना है फ्रंट ऑफ द चेयर में, और स्लाइड बैक करना है। अगर हमें उठना है तो हमें
इसी प्रोसेस के रिवर्स स्टेप्स फॉलो करने। होम सेफ्टी टिप्स, बेसिकली हमें फ्यू चेंजेस करने पड़ते हैं जब हम क्रचेस को यूज कर रहे हैं, जिससे हम हैजार्ड्स या फॉल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एक फैमिली मेंबर या फ्रेंड को हम ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें हम कि हम जैसे जब चेंजेस जो है उन्हें कैसे चेंजेस करना है। सो इसलिए हमें कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ती है जब, ताकि हम पेशेंट को फॉल होने से बचा सके। कुछ हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा। स्टोर सप्लाईज हमेशा हमारे वेस्ट या शोल्डर लेवल तक होनी चाहिए। हमें ये मेक श्योर करना है कि पूरे रूम में बराबर से अच्छी लाइट रहे, और इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स जो है वो उनमें टेपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, किसी तरह का कहीं कट नहीं होना चाहिए। हमें क्लटर या हमें डो फ्लोर्स ऑल क्लियर होने चाहिए। जो हमारा बेडरूम है वो स्लीपिंग एरिया वो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, और अगर हम नॉर्मली अपस्टेयर्स में रहते हैं तो हमारा जो स्लीपिंग एरिया है वो लेवल में होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया ऑस्टियोसार्कोमा के ट्रीटमेंट पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।